आज हम लोगों का है मुद्रा अपस्फीति को दूर करने के उपाय। देखिए मुद्रा अपस्फीति कैसे दूर होगी। इसको दूर करने के लिए अपस्फीति किस कारण से हुई है उस कारण को ढूंढ लीजिए। आपको पता है वो कारण हटा दीजिए, अपने आप निवारण हो जाएगा। तो किस किस कारण से अपस्फीति हो रही थी? मुद्रा की कमी हो गई थी तो हो रही थी ना, मुद्रा की मात्रा घट गई थी ना, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ा दीजिए। और क्या, मुद्रा की क्या करिए, लेकिन कैसे बढ़ेगा आगे हम बताएंगे। वस्तु बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था, तो ये थोड़ी कि वस्तु का उत्पादन घटा देंगे। वस्तु मुद्रा की मात्रा हम लोग देखते हैं कैसे कैसे घटाते हैं, अरे बढ़ाते हैं। देखिए पहला इसमें मुद्रा का निर्गमन कर दीजिए। अगर आरबीआई, मुद्रा कौन जारी करता है? इशू ऑफ मनी मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई अगर नई नई मुद्रा जारी करना शुरू कर दे तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, अपस्फीति दूर हो जाएगी। दूसरा, बैंक अगर मान लीजिए अपस्फीति के समय आपने देखा था कि बैंकों का विकास अवरुद्ध हो गया था, बैंक बंद हो रहे थे, तो कोशिश करिए कि बैंक और खुलें, उनका विकास हो, और बैंक खुलें तो ऋण भी बांटें। कोई पैसा न दे तो कम से कम आरबीआई दे उनको बांटने के लिए, है ना। तो बैंकों का विकास बहुत जरूरी है, बैंकों का विकास करिए। हम तो नहीं कराएंगे, आरबीआई करेगा बैंकों का विकास। जितने बैंक हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खुलेंगे, क्योंकि अपस्फीति में सब बंद हो गए थे, कम हो गए थे। देखिए मुद्रास्फीति के समय खूब ढेर सारे बैंक खुल जाते हैं, इस समय खूब खुले हैं। तीसरा है कि उधार अगर इनको दे रहे हैं, आरबीआई द्वारा साख की सुविधा देना, आरबीआई द्वारा साख की सुविधा बढ़ाना या साख की सुविधा देना। साख जानते हैं? उधार। आरबीआई, हम आपको बताए थे कि आरबीआई ऋण देता है बैंकों को और बैंक फिर जनता को देते हैं। पता है कि नहीं? कभी लिए होंगे तब पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो नहीं भारत का कोई व्यक्ति कर्जे न लेता हो। एक बार लेके देखिए, भारत का अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से कर्जा ले लिया, बैंक से नहीं, तो ये समझिए कि एक कर्जा खत्म नहीं होगा, दूसरा लेना पड़ जाएगा उसको, और कर्जे में मर जाएगा। भारतीय व्यक्ति हर महीने 5% 10% ब्याज लेते हैं, बैंक तो साल में लेता है ना, 100 रुपए का 10 रुपए एक साल बाद लेगा। ये हर महीने में 10 रुपए लेंगे, और सालों भर नहीं बीतेगा 100 का 150 हो जाएगा, अरे 250 हो जाएगा, और फिर ब्याजवे देते देते आप लुढ़क जाएंगे, मूल तो बचा ही रहेगा। तो आरबीआई बैंकों को ऋण देता है और बैंक जनता को। ध्यान दीजिए, अगर आरबीआई चाह रहा है कि जनता के पास पैसा खूब हो, क्यों चाह रहा है? दूर करना है ना अपस्फीति, दूर करना है ना, मुद्रा की मात्रा बढ़ाना है ना। तो आरबीआई जनता को चाह रहा है कि सब लोग उधार खूब दें। तो ये कैसे संभव होगा? जब सस्ते पर ब्याज मिलेगा तब तो जनता लेगी, लेगी ना। जब इसको पहले 10 रुपये ब्याज मिलता था, 10 रुपये पर ब्याज देना पड़ता था उधार लेने पे, अब घटा के क्या कर दिया, 7% आप लीजिए आके, तो आप तो ब्याज खूब उधार लेंगे। लेकिन ये कम तब देंगे जब यहाँ से भी कम पर मिलेगा, यानी आरबीआई बैंक दर घटा दे। सीधा सा आंसर, आरबीआई बैंक दर घटा देगा तो क्या ये जनता को उधार खूब मिलेगा?
क्योंकि आरबीआई बैंक दर घटा दिया तो इसको सस्ता पे उधार मिल रहा है, इस सस्ता पे बेचेगा सातक तो खूब उधार मिलेगा जनता को, जनता लेगी भी सस्ता, है ना? नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो यानी बैंक दर घटा दे। हम वहाँ देखे थे स्फीति के दूर करने के लिए कि बैंक दर बढ़ा रहा था, यहाँ घटा रहा है। ठीक सब उल्टा है। तो आरबीआई बैंक दर घटा दे, एसएलआर वगैरह जो है वो भी घटा दे ना। सीआरआर, एसएलआर का नाम सुने? अपने यहाँ जो नगद रखवाता है सीआरआर, और बैंकों के यहाँ जो नगद रखाता है वो क्या है? एसएलआर। ये कम कर दे तो बैंक को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो कुछ रुपया यहाँ रखेगा, बाकी उधार बांट देगा। तो ये दोनों घटा दे, है ना? बैंक के पास पैसा ज़्यादा बचे। समझ पा रहे हैं? हाँ, सेम टू सेम है, पीछे का याद करिए। कर अगर मान लीजिए, अगला देखिए, कर अगर टैक्स कर को कम कर दे या करों की जो दर है, रेट है, घटा दे तो इससे क्या होगा बताइए? हाँ, आप पैसा दे देते थे टैक्स के रूप में, अब टैक्स कम देना है आपको, पैसा आपके पास ज़्यादा बचेगा। तो जब ज़्यादा ही तो करना है, अब स्फीति को दूर करने के लिए हर हाल में क्या करना है? पैसा जनता के पास ज़्यादा करना है, तो हो गया ज़्यादा। और बहुत जगह पे तो टैक्स ही ख़त्म कर दीजिए, मत लीजिए। अगर जो छोटे मोटे टैक्स हैं उसको ख़त्म कर दीजिए तो जनता के पास पैसा बचेगा। टैक्स नहीं देना होगा जनता को, सरकार को। ठीक है। सरकारी व्यय में वृद्धि। हाँ, सरकार देखिए बार बार कह रहे थे कि सरकार अगर खर्च बढ़ा दे, क्या कर दे? खर्च बढ़ा दे। तो सरकार जब भी सड़क बनाती है, पुल बनाती है, जो कुछ भी वो सरकार ही खर्च करती है, तो काम किससे करवाती है? जनता से। पैसा किसके पास जाता है? आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे। यानी पैसा हर हाल में वही तो करना है, इसमें जनता के पास पैसा बढ़ाना है। तो खर्च बढ़ा दे, क्या करे सरकार? खर्च बढ़ा दे तो अपने आप पैसा जनता के पास आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। कुछ जनता के पास तो आएगा, सारी जनता के पास नहीं आएगा, लेकिन जो काम करने वाले उनके पास तो आ जाएगा, तो वो लोग तो खर्च करेंगे। ठीक। इसके बाद है आपका आर्थिक सहायता। हाँ, ये तो खूब करती है सरकार। देखिए कभी कभी अगर जिसको घाटा हुआ रहता है कंपनी वगैरह को, सरकार सोचती है कि वो उद्योग, वो कंपनी बंद ना हो, उनकी आर्थिक सहायता करती रहती है, बहुत ज़्यादा सहायता करती है। और शुरू में अगर आप उद्योग और एक खोल रहे हैं तो बिजली 3 साल फ्री, टैक्स 1 रुपये नहीं देना है, बहुत सी सुविधाएं हैं। शुरू में कुछ नहीं लेती है, बहुत से उपाय हैं उद्योग खोलने के लिए, तरह तरह के प्रोत्साहन सरकार देती है। और मान लीजिए आपका मुद्रास्फीति के समय ज़्यादा नुकसान हो गया तो ये सहायता भी देती है ना उद्योगों को, ताकि इनको सहायता इसलिए देती है ना कि ताकि ये लोग उद्योग चलाएं। उद्योग चलाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा ही बढ़ाना है हर हाल में, इसीलिए करना पड़ता है ना। सरकार खूब कर्जा बांटे, क्या करे? सार्वजनिक ऋण का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक ऋण डिस्ट्रीब्यूट करे, कर्जा बांटे। लीजिए कर्जा, हमारा दीजिए, का प्रतिभूति जो खरीदे हैं, लिए हैं, हमारा दीजिए, आप लीजिए। और सस्ता ऋण बंटवाती है, खूब बैंकों से बंटवाएगी। किसानों को 3% ब्याज पे ऋण मिलता है, पता है कि नहीं?
वो हम बाद में बताएंगे, अभी हमें नहीं पता, आरबीआई से पूछना पड़ेगा। किसान को 3% ब्याज दर पे उधार मिल जाता है, मैक्सिमम 4। तो अगर आप किसान हैं तो 4% ब्याज दर पे उधार ले लीजिए और वही पैसा फिर फिक्स कर दीजिए। 7.5%, 8% देगा बैंक आपको, जो बचेगा वो आपका इनकम हो जाएगा। इसका बहुत विरोध भी होता है कि किसानों को या कुछ लोगों को क्यों सस्ता ब्याज दिया जाता है, उसके बावजूद भी नहीं लेते हैं किसान। अच्छा, इतना सस्ते के बाद भी लिए रहते, जमा नहीं करते। कई किसान जमा करने लायक सक्षम होते हैं तब भी नहीं जमा करते। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि अगली सरकार आएगी, बदलेगी तो कर्जा क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। और वास्तव में जो गरीब है उधारे लेने नहीं जाता और उसका माफ होने का सवाल ही नहीं है। तो जो जगलर टाइप है उन्हीं का ज़्यादा माफ भी होता है। और भाई उधार लेके बैठे भी रहते हो, खेती के लिए नहीं, खेती के नाम पे किसी और चीज़ में लगाते हैं पैसा। तो कहने का मतलब है, तो खेती, बहुत से किसान खेती में भी लगाते हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन उसमें से 10% वैसे भी है जगलर टाइप। असली पैसा वही निकालते हैं, निकाल के खर्च कर देंगे दूसरी जगह और खेती में थोड़ा बहुत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और वेट करते रहते हैं। ब्याज भी कम है, सरकार बदले या न बदले या जब भी तो माफ करे, है ना। कोई बात नहीं, ये सार्वजनिक ऋण बांटती है सरकार, सस्ता ऋण देती है, ब्याज कम लेती है। अतिरिक्त उत्पाद, हाँ एक तरीका और है कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन है, अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करना। हालांकि हमारे देश में नहीं किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो डंप कहते हैं ना, डंपिंग, अमेरिका में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और लगता है कि इस चीज़ का दाम बढ़ेगा तो सरकार उसको खरीद लेती है, खरीद के नष्ट कर देती है या गरीब देशों को बांट देती है। जैसे समझिए गेहूं ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, तो सी ग्रेड वाला गेहूं बहुत हो गया है, उस गेहूं को ले लेगी और ले करके 2 रुपये 1 रुपये किलो विदेशों को, दूसरे देशों को अमेरिका बांट देगी, ताकि उसके यहाँ मुद्रा अपस्फीति न हो, दाम न घटे। अमेरिका करती है, खूब उत्पादन होता है। 25 से 26 करोड़ 30 करोड़ तो जनसंख्या है वहाँ। यहाँ तो यूपीए अकेला संभाल लेगा उतना। तो अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करना ये भी एक उपाय है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि अपस्फीति का 10 दिन का खाली मेहमान होता है। अपस्फीति हमारे यहाँ 10 दिन, उसके बाद तो जमन चढ़ता है ना, मुद्रास्फीति रहती है। अपस्फीति 10 दिन के मेहमान है हमारे यहाँ। कभी देखे आप लोग कि लंबा टिका हो अपस्फीति? कुछ वस्तुओं पर। ठीक है, अब अगला सवाल आपको हम जो बताने जा रहे हैं, ये उपाय आप समझ गए ना। हर हाल में आपने क्या देखा? हर हाल में देखा कि हर हाल में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा रही है ना, इसी में खाली उत्पादन घटाया जा रहा है, नहीं तो बाकी मात्रा बढ़ाई जा रही है। हमेशा रहती है, 1 लाख पार कर गया अभी। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या मुद्रास्फीति खराब है या अपस्फीति, यानी मुद्रास्फीति बुरी है या अपस्फीति बुरी है या दोनों बुरे हैं। शांति बताएंगे। बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति भी अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा मुद्रा अपस्फीति भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों में कौन खराब है? दोनों। मुद्रा अपस्फीति। अरे बाप रे, पढ़ के आइए कहा। नहीं सर। मुद्रास्फीति और अपस्फीति, अपस्फीति में कौन बुरे हैं?
कौन बुरे हैं? तो आइए देखिए, चेक करते हैं कौन बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए, जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन, इसमें हमेशा वस्तुओं का दाम या सेवा का दाम बढ़ता है। ठीक है, यानी वस्तु का दाम तो बढ़ा रहता है, जिसके कारण उपभोक्ता को नुकसान होता है। क्या होता है? जो हम लोग हैं, हमको क्या है? नुकसान है, हम लोग बड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन दाम भले बढ़ा है, इससे लाभ के चक्कर में, और बिक्री हो ही रही है, दाम इसीलिए तो बढ़ा है, कास्ट लागत के कारण नहीं बढ़ा है, डिमांड के कारण बढ़ा है, क्योंकि सबके पास पैसा है इसलिए बढ़ा है। तो वस्तु का जो दाम बढ़ा हुआ है, उसके कारण लाभ के चक्कर में उत्पादन भी, देखिए अगर लागत के कारण बढ़ा है तब तो अलग मैटर है। भाई सोने का हम टेबल बनवाएंगे, कुर्सी बनवाएंगे तो महंगा तो पड़ेगा ही, वो तो लागत के कारण है। लेकिन यही टेबल महंगा होता चला जाए, लकड़ी वाला ही, तो जो कारीगर है, शिल्पकार है, वो क्या करेंगे? बनाएंगे कि नहीं? लाभ के लिए। तो उत्पादन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? और रोजगार भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, रोजगार भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो उपभोक्ता को तो नुकसान होगा, लेकिन उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा इसमें। लेकिन अपस्फीति में क्या होगा? अपस्फीति में देखिए, अपस्फीति में वस्तु की कीमत तो एकदम घट जाएगी, घट जाएगी ना। जनता को तो एकदम बड़ा खुश होगे, उपभोक्ता को क्या होगा? हम ही लोग उपभोक्ता हैं, जनता जो वस्तु खरीदते हैं, उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो हम लोग क्या है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को तो लाभ होगा ना। हम लोग तो बड़ा मगन हो गए कि 3 रुपया किलो मिलता है तो बढ़िया है। लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ नहीं रही है, लाभ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो कंपनी को लाभ ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो हम उत्पादन क्यों करेंगे? तो इसका मतलब उत्पादन घटेगा। घटेगा कि नहीं? उत्पादन घटेगा। जबकि जब उत्पादन घटेगा तो रोजगार भी घटेगा, तो आपके पास पैसा। अच्छा एक चीज़ बताइए, सस्ता तो है, लेकिन सस्तों खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब बताइए, सस्ता भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा है, तो कहां से पैसा ले आएंगे? समझिए बात को। तो देखिए, यहां पे भले उपभोक्ता को नुकसान होता है, लेकिन उत्पादन भी बढ़ता है, रोजगार भी, दोनों बढ़ा रहता है। आपके पास पैसा रहता है, आप खरीदने लायक रहते हैं, भले महंगा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भले उपभोक्ता को लाभ दिखता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये लाभ भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उत्पादन घटेगा, रोजगार भी घटेगा, तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप खरीदेंगे किससे? भले 4 रुपया किलो हो, रहना चाहिए ना कुछ पैसा। तो इसीलिए ये ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि ये सब घट जा रहा है और देश का विकास रुक जाएगा, आर्थिक समृद्धि रुक जाएगी, उत्पादन ही नहीं होगा ना। जो उत्पादन होगा उसी से तो देश विकसित होगा। तो अपस्फीति की तुलना में स्फीति, यानी सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, सबसे बुरा कौन है? अपस्फीति ज्यादा बुरी है ना। आज से कहेंगे दाम घट जाए, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर बढ़ा, हाँ, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आप घटाएंगे नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो स्फीति है वो एक धीमी गति से बढ़े ना, धीरे धीरे बढ़े, धीमी गति से बढ़े, धीरे धीरे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि तब तक हम उतना अर्जन करने लायक होते हैं, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वस्तु की कीमत, तो ज़्यादा नुकसानदेह है, फिर दिक्कत होती है। हाँ,
पनीर मुर्गा महंगा होगा तो फिर प्याज लहसुन महंगा कर देंगे सब। तो कहने का मतलब स्फीति तो ठीक है, लेकिन धीमी गति से धीरे धीरे जो बढ़ रही है कीमत वस्तु या सेवा की, वो बेहतर है, वो अच्छी मानी जाती है, न कि तेजी से बढ़ती हुई। क्लियर? तो दोनों में कौन अच्छा है? स्फीति। और खराब कौन है? अब शांति। स्फीति अपस्फीति में दोनों में से कौन बुरा है? हाँ, तो अब आइए हम एक आपको जो ग्राफ था उस ग्राफ पे ले चलते हैं। याद करिए ये वाली ग्राफ, कहे शुरू करेंगे तब भी, अंत करेंगे तब भी। ये सामान्य मूल्य स्तर है ना? क्या है? या वस्तु की कीमत स्तर एक ही है, और ये बढ़ घट रही है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ये सामान्य कीमत स्तर है ना? किसका कीमत स्तर? वस्तु और सेवा का। यहां से क्या होगा? बढ़ेगा स्फीति, इन्फ्लेशन। ये विस्फीति, डिस इन्फ्लेशन, अप स्फीति। ये तो लास्ट में रिसेशन हो जाएगा, मंदी। संग स्फीति, हमारे साथ साथ बोलिए। हाँ, ये दोनों बढ़ रहा है, दोनों में अंतर है कुछ? यही दोनों पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद ये और ये पढ़ाएंगे। गिर दोनों रहा है। देखिए जो स्फीति थी, मुद्रा स्फीति, इसमें सामान्य कीमत स्तर से, ये सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर से वस्तु या सेवा की कीमत धीरे धीरे बढ़ती रहती है लगातार। तो इसे क्या बोलते हैं? स्फीति। असंग स्फीति में क्या है कि एकदम घटी हुई कीमत, यानी वस्तु की कीमत सामान्य कीमत स्तर की तरफ जा रही है। इसका मतलब बहुत नीचे है, इसका कीमत सस्ती है, अभी सामान्य कीमत स्तर की ओर जा रही है। ये जाना बेहतर माना जाता है, इसलिए ताकि हमारे यहाँ जो मंदी आ गई है, वो मंदी यानी जो रोजगार और उत्पादन ठप हो गया है, वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, है ना? यानी हमारे बाजार में धीरे धीरे अब उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन, बाजार आगे बढ़ेगा और लाभ होगा, है ना? लेकिन ये देखिए विस्फीति और अपस्फीति में क्या है? तो मार देंगे बस डंडा खींच के। ऑनलाइन चल रहा है। विस्फीति और अपस्फीति में क्या है? ध्यान से देखिएगा। इसमें भी वस्तु की कीमत घटती है, इसमें भी वस्तु की कीमत, लेकिन अंतर क्या है? इसमें जो बढ़ी हुई कीमत है वस्तु की, वो धीरे धीरे सामान्य मूल्य स्तर की ओर आती है। किधर आती है? ओर, यानी अपने स्तर पे आती है। लेकिन अपस्फीति में वस्तु या सेवा की कीमत सामान्य मूल्य स्तर से भी नीचे लगातार घटती चली जाती है, और उसी को अपस्फीति कहते हैं। लेकिन आजकल एक परिभाषा और दे रहा है, दोनों विचार करने के लिए दे रहा है। परिभाषा नहीं, मतलब विचार करने के लिए दे रहा है, बस ऐसे ही पूछ रहा है वो सीधा सीधा कि अगर वस्तु की कीमत स्फीति है, बाजार में मुद्रा स्फीति है, वस्तु की कीमत बहुत तेजी से घटे तो क्या होगा और धीरे धीरे घटे तो क्या होगा? तो आपको बता दें, बहुत तेजी से वस्तु की कीमत घटेगी तो यहाँ आ जाएगी सीधे, यानी अपस्फीति हो जाएगी। बहुत तेजी से घटेगा तो उसे अपस्फीति कहेंगे, और धीरे धीरे घटेगा तो विस्फीति। तो टाइम लगेगा ना यहाँ तक आने में, और तेज घटेगा तो तेजी से आ जाएगा ना। वो सीढ़ी सड़कें हैं पार्क वर्क में जो रहती है सरकने वाली, हाँ, बिना पकड़े इसे छोड़ के सरक जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका समाप्त। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो हमसे फिर क्लास में पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा।